जो लोग फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकर में ताज रखते हैं, जिनको कल की फिक्र नहीं वो मुट्ठी में आज रखते हैं। दोस्तों, ये शायरी अडानी पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि जब भारत के अमीर व्यक्ति और बिजनेसमैन की बात आती है तो आपके दिमाग में सिर्फ मुकेश अंबानी का नाम आता होगा, लेकिन इसी पीछे एक ऐसा नाम भी है जो कि इनको भी टक्कर देता है। और आपको इनकी बहन का नाम तो पता ही होगा, क्योंकि उनका प्रोडक्ट आप यकीनन इस्तेमाल करते होंगे या फिर एक ना एक बार आपने इसको इस्तेमाल किया होगा। हम बात कर रहे हैं गौतम अडानी की। एक वक्त ऐसा भी था जब इनको पैसों की तंगी की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, और आज देखिए घर में इस्तेमाल होने वाले तेल से लेकर आसमान में उड़ने वाले प्लेन तक इनका बिजनेस हर जगह पर फैला हुआ है। लेकिन आज भी बहुत ही कम लोग इनके बारे में जानते हैं। ये भारत की बहुत बड़ी शख्सियत हैं, इसीलिए आज हम आपको इनके बारे में कमाल की बातें बताने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस कमाल की वीडियो के आखिर तक। नए दर्शक, वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गौतम अडानी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी किस्मत को कोसने की बजाय अपनी मेहनत से सफलता का बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। भारत के कई उद्योगपतियों जैसे मुकेश अंबानी की तरह गौतम अडानी को इतना बड़ा बिजनेस विरासत में नहीं मिला है। गौतम अडानी ने अपनी मेहनत से आज इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि आज देश के दूसरे सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी किसी दिन एक डायमंड कंपनी में मामूली पगार पर काम किया करते थे, लेकिन आज गौतम अडानी का कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद के गुजराती जैन परिवार में हुआ था। गौतम अडानी के पिता का नाम शांतिलाल अडानी है। गौतम अडानी की माता का नाम शांताबेन अडानी है। शांतिलाल और शांताबेन के कुल 8 बच्चे थे, और इतने लोगों को पालना कोई आसान काम नहीं है। और ऊपर से ये पहले गांव में बस एक मामूली किसान थे। वो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए गुजरात के थारद नामक एक छोटे से शहर से अहमदाबाद आकर बस गए थे। गौतम अडानी के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि उनके पिता छोटी सी नौकरी पर थे, इसलिए वो जितना हो सके उतनी पैसे बचाने की कोशिश करते थे। गौतम अडानी ने अपनी स्कूली शिक्षा अहमदाबाद के सेठ सीएन विद्यालय से पूरी की। इसके बाद अडानी ने गुजरात विश्वविद्यालय में वाणिज्य में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। हालांकि इस बीच परिवार की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए गौतम अडानी ने पढ़ाई छोड़ दी और जेब में केवल 100 रुपए लेकर सपनों की नगरी मुंबई पहुंच गए। मुंबई पहुंचकर गौतम अडानी एक डायमंड कंपनी में काम करने लगे थे। उन्होंने महिंद्रा ब्रदर्स की मुंबई शाखा में नौकरी करना शुरू किया। हालांकि ये यहाँ पर नौकरी करने नहीं आए थे, बल्कि उसके बारे में सीखने आए थे। ये जानना चाहते थे कि मार्केट कैसे चलता है और मार्केट का ट्रेंड क्या है। और ये हो जाने के बाद इन्होंने इस नौकरी को छोड़ दिया। जी हाँ, ये इनकी पहले से ही प्लानिंग में था। और इसके बाद इन्होंने आभूषणों के सबसे बड़े मार्केट में अपना खुद का डायमंड ब्रोकरेज फर्म शुरू कर दिया। ये शुरुआत में तो अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे ये इतना सही नहीं चलने लगा और उनको और ज़्यादा नुकसान होने लगा, जिसके बाद उन्होंने डायमंड ब्रोकरेज फर्म को बंद कर दिया और फिर अपने लिए कुछ और काम ढूंढने लग गए। उसके बाद साल 1981 में गौतम अडानी ने बड़े भाई मनसुख भाई ने अहमदाबाद में प्लास्टिक की एक यूनिट लगाई, और उन्होंने गौतम अडानी से कहा कि वो ये कंपनी संभाले। इसके बाद गौतम अडानी ने पीवीसी यूनिट संभाली और धीरे धीरे कारोबार को आगे बढ़ाया। गौतम अडानी ने अपनी मेहनत और सूझबूझ से कंपनी का विस्तार किया, और ये बिजनेस के मामले में बहुत ही स्मार्ट भी थे। इनकी एक कमाल की बात यह है कि ये बहुत अच्छे सेल्समैन थे। ये लोगों को और कंपनी को डील में हाँ बुलवाना अच्छे से जानते थे। इनकी कहानी बड़ी मशहूर है कि उन्होंने 6000 करोड़ रुपए की डील बस 100 घंटे के अंदर कर दी, और ये करके पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया। इस डील के तहत उन्होंने उडुपी थर्मल पावर प्लांट हासिल किया था। पूरी बातचीत बस 100 घंटे के अंदर खत्म हो गई, यानी कि 4 दिन के अंदर। आम तौर पर ऐसी इतनी बड़ी डील होने में महीनों या फिर काफ़ी हफ्तों का वक्त लगता है, लेकिन 4 दिन तो बहुत ही ज़्यादा कम है यार, और बहुत ज़्यादा कमाल का काम है। इसीलिए लोगों को पता चल गया कि ये डील करने में कितने ज़्यादा माहिर हैं। इनको बातचीत करना बहुत अच्छे से आता है। इसी के साथ गौतम अडानी एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, यानी कि ये पैसों को डोनेट बहुत करते हैं, और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, आज नहीं तो कल। और इनके साथ अच्छा साल 1991 में हुआ। गौतम अडानी के लिए इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एक वरदान की तरह साबित हुआ। अडानी ने 1988 में अडानी ग्रुप की शुरुआत की थी। शुरुआत के सालों में अडानी ग्रुप का फोकस कृषि से रिलेटेड चीजें और पावर पर रहा, लेकिन साल 1991 तक कंपनी का विस्तार हुआ। समय के साथ साथ अडानी ग्रुप पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन, कोल ट्रेडिंग और खनन, गैस वितरण, तेल और गैस की खोज के साथ साथ बंदरगाहों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में भी काम करने लगा। इस तरह अडानी ग्रुप की ग्रोथ हुई और एक विशाल कंपनी बनकर उभरी। एक पल आ गया था जब ये जिस भी चीज को छू रहे थे वो सोना बन जा रही थी। गौतम अडानी वर्तमान समय में एशिया की दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार वर्तमान में गौतम अडानी की संपत्ति
5,05,900 करोड़ रुपए या 7,080 करोड़ डॉलर है। ये 2021 की रीडिंग है। अब इनकी नेटवर्थ और ज्यादा बढ़ गई होगी। इसी के साथ ये अच्छे काम करने के लिए भी जाने जाते हैं। अडानी फाउंडेशन के अध्यक्ष गौतम अडानी का ये फाउंडेशन न केवल गुजरात में संचालित होता है बल्कि महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में भी संचालित होता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए अपने समूह की परोपकारी शाखा के माध्यम से मार्च 2020 में पीएम केयर फंड में लगभग 100 करोड़ रुपए का योगदान दिया। साथ ही गुजरात सीएम रिलीफ फंड में करीब 5 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र सीएम रिलीफ फंड में 1 करोड़ रुपए का योगदान दिया। इसी के साथ जो एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट करते हैं उसकी तो बात ही अलग है। एक और ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत में सबसे दानवीर बिजनेसमैन कहा जाता है। जी हम बात कर रहे हैं अजीम प्रेमजी की। वो भारत के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक हैं और साल 1999 से लेकर 2005 तक भारत के सबसे धनी व्यक्ति थे। वो एक बहुत ही परोपकारी इंसान है और इन्होंने अपने धन का आधे से ज्यादा हिस्सा दान में देने का सोचा है। एशिया वीक ने उन्हें दुनिया के टॉप प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया और टाइम मैगजीन ने 2 बार उन्हें दुनिया के टॉप 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया। अजीम प्रेमजी ने अपने नेतृत्व में विप्रो को नई ऊंचाइयां दी और कंपनी का कारोबार $2.5 मिलियन से बढ़कर $7 बिलियन कर दिया। आज विप्रो दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर आईटी कंपनीज में से एक मानी जाती है। फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में उनका नाम शामिल किया और उन्हें भारत का बिल गेट्स का खिताब दे दिया। अजीम प्रेमजी का जन्म 24 जुलाई 1945 को मुंबई के एक निजारी इस्माइली शिया मुस्लिम परिवार में हुआ। इनकी पीढ़ी पहले से ही कच्छ गुजरात के निवासी थे। उनके पिता एक प्रसिद्ध व्यवसायी थे और राइस किंग ऑफ बर्मा के नाम से जाने जाते थे। विभाजन के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने उनके पिता को पाकिस्तान आने का न्योता भी दिया था, पर उन्होंने उसे ठुकरा दिया और भारत में रहने का फैसला किया। साल 1960 में अजीम प्रेमजी के पिता मोहम्मद हाशिम प्रेमजी ने महाराष्ट्र के जलगांव में वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड की स्थापना की। ये कंपनी सनफ्लावर, वनस्पति और कपड़े धोने के साबुन का निर्माण करती थी। उनके पिता ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए उन्हें अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय भेजा, लेकिन दुर्भाग्यवश इस बीच उनके पिता की मौत हो गई और अजीम प्रेमजी को इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में छोड़कर ही भारत आना पड़ा। उस समय उनकी उम्र मात्र 21 साल थी। भारत वापस आकर उन्होंने कंपनी का कारोबार संभाला और इसका विस्तार कई क्षेत्रों में किया। साल 2001 में उन्होंने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की स्थापना की। ये एक अनप्रॉफिटेबल बिजनेस था जो कि बस पब्लिक सेवा के लिए खोला गया था, जिसका लक्ष्य है लोगों को अच्छी शिक्षा देना। ये फाउंडेशन भारत के लगभग 13 लाख सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के लिए काम करता है। ये संगठन वर्तमान में कर्नाटक, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। साल 2010 में अजीम प्रेमजी ने देश में स्कूल एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए लगभग $2 अरब दान करने का प्रॉमिस किया है। भारत में ये अपनी तरह का सबसे बड़ा दान है। वॉरेन बफेट और बिल गेट्स द्वारा प्रारंभ किया गया द गिविंग प्लेज एक ऐसा अभियान है जो दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों को अपनी अकूत संपत्ति का ज्यादातर भाग समाज के हित और परोपकार के लिए दान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अजीम प्रेमजी इसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं। रिचर्ड ब्रेंसन और डेविड सेंसबरी के बाद वे तीसरे नॉन अमेरिकी व्यक्ति हैं। साल 2013 में उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि उन्होंने अपनी कुल संपत्ति का लगभग 25% दान में दे दिया है और 25% अगले 5 साल में करेंगे। यानी अब तक वो अपनी संपत्ति का 50 से ज्यादा प्रतिशत दान में कर चुके हैं। और जब दानियों की बात चली रही है तो हम भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन रतन टाटा को कैसे भूल सकते हैं। इन्होंने अपनी ज्यादातर संपत्ति दान कर दी है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को भारत के सूरत शहर में हुआ था। रतन टाटा नवल टाटा के बेटे हैं, जिन्हें नवजबाई टाटा ने अपने पति रतन टाटा की मृत्यु के बाद गोद लिया था। जब रतन 10 साल के थे और उनके छोटे भाई जिमी 7 साल के थे, तभी उनके माता पिता मिड 1940 के दशक में एक दूसरे से अलग हो गए। उसके बाद दोनों भाइयों का पालन पोषण उनकी दादी नवजबाई टाटा द्वारा किया गया। रतन टाटा का एक सौतेला भाई भी है जिसका नाम है नोएल टाटा। रतन की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल से हुई और माध्यमिक शिक्षा कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से। इसके बाद उन्होंने अपनी BS वास्तुकला में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के साथ कॉर्नेल विश्वविद्यालय से 1962 में उसको पूरा किया। उसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से सन 1975 में एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। भारत लौटने से पहले रतन ने लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में जोन्स और एमोन्स में कुछ समय काम किया। उन्होंने टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत साल 1961 में की। शुरुआती दिनों में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया। इसके बाद वे टाटा ग्रुप और कंपनीज के साथ जुड़ गए। साल 1971 में उन्हें राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। 1981 में उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष बना दिया गया।
साल 1991 में जे.आर.डी. टाटा ने ग्रुप के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। आज ये टाटा समूह के रिटायर्ड अध्यक्ष हैं। इसके साथ साथ वो टाटा सन्स के 2 ट्रस्ट के अध्यक्ष भी बने हुए हैं। रतन टाटा ने भारत के साथ साथ दूसरे देशों के कई संगठनों में भी इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। ये एक ऐसे बिजनेसमैन है जिन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा पढ़े, फेमस और दानी बिजनेसमैन हैं, जिनमें से आप बस रतन टाटा के बारे में ही खास तौर पर जानते होंगे, लेकिन बाकी के 2 भी काफ़ी कीमती रतन है भारत के हमारे, जिन्होंने भारत की इकोनॉमी में अपना हाथ दिया है। ये लोग भारत में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।